चलो आज का टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व accumulated P&L through partners capital account when these are to be retained in the books। मतलब कि आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें रिजर्व जो भी एक्यूमुलेटेड P&L है वो पार्टनर्स के थ्रू बटेगा, ठीक है। और ये जो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड P&L है वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस शीट में दिखना चाहिए, रिटेन्ड होना चाहिए, ठीक है। अभी तक हमने जो पीछे किया, अभी तक हम पीछे क्या कर रहे थे, जनरल रिजर्व हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हुआ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हुआ, ठीक है। ये सारी चीजें क्या कर रहे थे, हम पार्टनर्स को बांट दे रहे थे। पार्टनर्स को बांटने का क्या मतलब है, पार्टनर्स को अगर ये सारी चीजें बांट दी तो क्या जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में ये लिखा रह जाएगा, जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें ये दिखाई देगा? नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी हम पार्टनर्स को ट्रांसफर कर चुके हैं, तो बैलेंस शीट में ये नहीं आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता है कि ये सारी चीजें बैलेंस शीट में भी दिखनी चाहिए एट द टाइम ऑफ चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आप इस तरीके से बांटो ताकि ये सारी चीजें भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाई दे। आपको रिटेन करके रखना है बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो फिर कैसे बांटोगे? इस केस में क्या करते हो, जो पुराने केस में आप क्या सीख रहे थे कि ओल्ड रेशो में बांट देते थे, ठीक है, कि जिस दिन आप रेशो चेंज कर रहे हैं उस दिन तक का जितना भी जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है या फ्लक्चुएशन रिजर्व है, आप ओल्ड रेशो में बांट दे रहे थे। अगर नया फ्यूचर में बनता है तो उस दिन के बाद बटेगा, वो नए रेशो में बटेगा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट में इस चीज को दिखाइए, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर दिखाना है तो इसको एडजस्ट कैसे करना है, इसको आपको बांटना है गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो में। समझ में आ गया? अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट पूरे लिख दो, क्या लिखते हैं, इफ यू वांट टू शो GR, P&L, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या कुछ भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी आप बांटना नहीं चाह रहे हो, अभी सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना चाह रहे हो, तो ये सारी चीजें, ठीक है, क्या करोगे, इफ यू वांट टू शो दिस किसमें, इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट में, देन क्या करना पड़ेगा, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो में इसको पार्टनर्स को बांटना पड़ेगा। समझ में आ गया? अभी तक का जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिटेन्ड ही नहीं हो रहा था, GR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जब हम पार्टनर्स को बांट दिए ओल्ड रेशो में तो बट गया, उसकी एग्जिस्टेंस बुक्स ऑफ अकाउंट से खत्म हो गई। इस केस में हम गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग में बांटेंगे, जिससे सिर्फ एडजस्टमेंट, जो भी प्रॉफिट या लॉस जिसको एडजस्ट करना होगा सिर्फ वही आएगा, जो गेन कर रहा होगा, ठीक है, और जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा, जिसको जैसा देना है, जो कंपनसेट करेगा वो दूसरे वाले को दे देगा, जैसे गुडविल में करते थे, ठीक है। समझ में आ गया? ये करना है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में भी रह जाएंगी ये चीजें और इन लोगों को बराबर बराबर बट भी जाएगा, जिसको गेन हो रहा होगा वो, जिसको लॉस हो रहा होगा वो गेन वाले वो कंपनसेट करेगा। अगर रिजर्व बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करने हैं तो, रखने हैं तो। आगे समझ? पक्का? चलो देखो इलस्ट्रेशन देखते हैं, सीधे सीधे इलस्ट्रेशन पे आते हैं हम। आना बान क्या है, आन बान शान है, हाँ ये वाला नाम भी देखो, आन बान ऑन शान, ठीक है। ओल्ड रेशो है इनका 3, 3, 2 और फ्यूचर रेशो क्या है, इक्वल है। न्यू रेशो क्या है, 1:1:1।
ऑन द डेट ऑफ जनरल रिजर्व शोड अ क्रेडिट बैलेंस, आपका जो जनरल रिजर्व है उसकी वैल्यू है 72,000। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग जनरल रिजर्व, क्वेश्चन में बोला है इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को बांटने के सिवा आप क्या करोगे? इट वॉज डिसाइडेड दैट टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री, एक एडजस्टमेंट एंट्री डाल दो रिफ्लेक्टिंग द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि जो सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को रिफ्लेक्ट करे, ना कि पूरा का पूरा जनरल रिजर्व बुक्स ऑफ अकाउंट से हट जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप? मैंने क्या बताया? सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में बटेगा। तो पहला वर्किंग नोट क्या बनेगा? कैलकुलेशन ऑफ, यस, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालो। चलो निकालो, क्या आएगा? ये तो निकाल लोगे, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू होता है आपका सैक्रिफाइस, याद है? भूल गए? ऋषभ बेटा आ रहा है समझ में? निकाल लेना तो बता देना बेटा। आन पान शान, आगे बताओ। आन का 1/24, पान का भी सेम, -2/24, 24 मतलब कि ये गेन कर रहा है, ये सैक्रिफाइस। अब कंपनसेट कौन करेगा? शान कंपनसेट करेगा ना, तो डेबिट किसे होना चाहिए? शान को। वेरी गुड। चलो तो जनरल एंट्री डालो आप, शान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आंस कैपिटल टू बांस कैपिटल। $72,000 मल्टीप्लाई बाय 1/24, 72,000 डिवाइडेड 4 कितना आएगा? 3,000। इसका है 1/24, आन का 3,000, तो 3,000 इसका भी होगा, ये हो जाएगा 6,000। सही है। नरेशन क्या लिखोगे? being adjustment of general reserve because of change in profit sharing ratio। मैंने PSR शॉर्ट में लिख दिया, आपको नहीं लिखना, मैं बार बार ये लिखते समय बता देती हूँ क्योंकि आपको एग्जाम देना है ना। आ गया ना समझ में? अब इससे क्या हुआ, जो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व 72,000 है वो अभी भी दिख रहा होगा बैलेंस शीट में, लेकिन
अब क्या कि एक एडजस्टमेंट एंट्री डाल दी कि किसी को जनरल रिजर्व के पार्ट में किसी का हिस्सा बन रहा है, ठीक है, तो अगर कोई प्रॉफिट कमा रहा है और कोई सेक्रीफाइस कर रहा है तो सेक्रीफाइस वाले को हमको कंपनसेट करना पड़ेगा। कौन करेगा? जिसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट रेशो चेंज होने की वजह से, है ना, तो वो कंपनसेट करेगा। तो इसलिए बस ये कंपनसेशन की एंट्री आई है यहाँ पर, वो एडजस्टमेंट की एंट्री है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, करीम, सलीम, रहीम। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारी करीम, सलीम। बेटा आपकी बुक में भी है ना ये, रहीम आपके बुक में भी है ना ये। ओल्ड रेशो है 5:3:2, नाम बदल दिए। अच्छा, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब कि न्यू वाला कितना है 2:3:5 with effect from 1st April they decided to record the following in the books of account। अब देखो यहाँ पे तो अब आप बहुत सारी चीजें देख रखी है। जनरल रिजर्व दिया हुआ है 1.5 लाख रुपए का, कंटिजेंसी रिजर्व भी दिया हुआ है, कंटिजेंसी रिजर्व में तो शॉर्ट में लिख देती 25,000। और क्या है, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस मतलब कि प्रॉफिट है, और एडजस्टमेंट सस्पेंस ये तो डिडक्ट होगा। ये सारे इन सब के बैलेंस क्या है, क्रेडिट, तो ये ऐड हो जाएंगे। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डेबिट बैलेंस है तो वो डिडक्ट हो जाएगा। इन सब का टोटल कितना आएगा 250 आएगा शायद, है ना। इन दोनों का टोटल 1 लाख, हाँ 250 आ जाएगा। 250 क्रेडिट बैलेंस लेस करेंगे हम क्या, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कितने का है 1 लाख। तो आपका एक्चुअल में ये क्रेडिट बैलेंस बचा 1.5 लाख, ये डेबिट बैलेंस, ठीक है। अब क्या करोगे, फर्स्ट वर्किंग नोट, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना। इसमें सिर्फ 2 ही लोग आएंगे, सलीम, करीम, रहीम। देखो वैसे नॉर्मली दिख भी रहा है, ये सलीम का पहले भी 3 था, अभी भी 3 है, तो ये ना गेन कर रहा है और ना सेक्रीफाइस कर रहा है ना। तो देखना अब दोनों, इन दोनों का क्या आएगा वैसे, करीम का 3/10 सेक्रीफाइस है या गेन है, गेन है या सेक्रीफाइस है, ये बताओ ना। फर्स्ट 5/2 वाला बताओ ना, फर्स्ट वाला सेक्रीफाइस, ठीक है। और दूसरा बंदा, वो थर्ड वाला बंदा, उसका -3/10 मतलब कि ये गेन कर रहा है। जनरल एंट्री क्या कौन कंपनसेट करेगा, जो थर्ड वाला बंदा है, ठीक है। तो रहीम आपके में जो भी नाम है वो लिखना, कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, यहाँ पे करीम है तो करीम अकाउंट डलेगा। अब क्या डलेगा, ये जो 1,50,000 है इसको मल्टीप्लाई बाय करो 3/10 से, 1,50,000 डिवाइडेड बाई में 10 मल्टीप्लाई बाई 3, 45 आएगा। तो जनरल एंट्री कितने से आएगी, क्या हो गया 45 से। ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो आप वैल्यू डालोगे वो क्या डालोगे, समझ में तो आ रहा है ना। चलो ये भी इलस्ट्रेशन हो गया आपका, इतना ही आंसर है बेटा, इतना ही होगा, ठीक है। इतना सारे आपसे, देखो क्वेश्चन देखो कितना बड़ा है, बुक में देखो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कितना बड़ा आंसर होगा, और ये 1 मार्क्स में पूछ ले आपसे एग्जाम में एमसीक्यू में कि कितना कौन सेक्रीफाइस कर रहा है या कंपनसेट कर रहा है, कैसे भी जनरल एंट्री पूछ लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इतना बड़ा है आप चकरा जाओगे, क्यों चकरा जाओगे, क्वेश्चन देख के
4 लाइन तो थ्योरेटिकली लिखिए, 4 अलग से जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, पीएनएल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अलग से दे रखे हैं। यहाँ क्वेश्चन ही पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे और सबसे पहले माइंड में यही आएगा, पता नहीं कितना बड़ा आंसर है ना। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखो, दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। उसकी बुक वैल्यू को विदाउट अफेक्ट किए आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो वो एडजस्टमेंट एंट्री सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में ही कटेगी। ठीक है, और भी क्वेश्चन है? नहीं है, न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है। ये घर से कर लोगे होमवर्क में, है ना। तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हो बेटा? है उस बुक में? तो वो आप अपने आप कर लो, कर लो, टाइम तो है अभी। ठीक है।
न्यू टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ assets and reassessment of liabilities। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले ये समझो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट होती क्या है। ठीक है, इसका मतलब है कि एसेट की वैल्यू जो को आप रीवैल्यू कर रहे हो, दोबारा से डिटरमाइन कर रहे हो। ठीक है, आज के डेट में एसेट की वैल्यू क्या है और जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं उस डेट पे एसेट की वैल्यू क्या बची, क्या क्या होगी। हो सकता है मार्केट में एसेट की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है और मार्केट में एसेट की वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है। तो आपको रीवैल्यू करना है एसेट की वैल्यू को। ठीक है, किस दिन रीवैल्यू करना है, जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं उस दिन आपको सबसे पहला काम करना है कि अपनी जितनी भी एसेट है उसको रीवैल्यू करना, और दूसरा काम है अपनी जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनको रीअसेस करना। ठीक है, दोबारा से आपको उसको रीअसेस करना है जितनी भी लायबिलिटीज हैं, जैसे क्रेडिटर से हमने माल खरीदा होगा उनको देना बकाया है। ठीक है, बैंक से लोन लिया है या डिबेंचर्स पड़े हैं हमारे पास, तो उनको आप दोबारा से रीअसेस करो कि वो कितने में सेटलमेंट हो सकते हैं। कि हो सकता है कि क्रेडिटर ये कह दे कि आप इतने में ही मुझको सेटल कर दो, मतलब कम पैसों में ही दे दो। ठीक है, या हो सकता है डिबेंचर की वैल्यू बढ़ गई हो या इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज हो रहा हो, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है लायबिलिटीज के केस में भी, तो उसको भी आप पहले रीअसेस करो। किस दिन करोगे, जिस दिन आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं। तो दो काम है, सबसे पहला ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं तो उस दिन जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट दोबारा नया बनाएंगे तो जो न्यू वैल्यू होगी एसेट की और न्यू वैल्यू होगी लायबिलिटीज की आफ्टर रीअसेसमेंट और रीवैल्यूएशन, उसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि पुराना वाला वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब इतनी जर्नल एंट्री तो आप ही बता दोगे, मैं जो नॉर्मल नॉर्मल से पूछूंगी। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, इफ इंक्रीज इन एसेट वैल्यू, इतना तो वैसे बता सकते हो आई थिंक, बताओ है। एसेट अकाउंट डेबिट होगा ना पक्का, वेरी गुड, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है इसलिए एसेट अकाउंट डेबिट हो गया। टू, हम जब रीवैल्यूएशन करते हैं तो एक अकाउंट बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है एसेट में या लायबिलिटीज में वो हम रिकॉर्ड करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, तो एसेट की वैल्यू जितनी भी इंक्रीज हुई एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिया जितना भी इंक्रीज हुआ। ऐसे ही अगर हम दूसरा केस कहें, इफ इंक्रीज इन लायबिलिटीज वैल्यू, फिर बताओ क्या जर्नल एंट्री डलेगी। लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, लायबिलिटी क्रेडिट होगा ना, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। अब रीवैल्यूएशन को डेबिट कर दो कि हाँ वैल्यू में इंक्रीज प्रॉफिट एंड लॉस हुए, हाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस से रीवैल्यूएशन से करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम एसेट की और लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं, है ना, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये उनकी वैल्यूज बढ़ रही है या घट रही है। अब थर्ड केस अब बताएगा। ठीक है, इफ डिक्रीज इन लायबिलिटीज वैल्यू, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, अच्छा वेरी गुड, टू रिवैल्यूएशन, वेरी गुड।
फोर्थ, इफ डिक्रीज इन एसेट की वैल्यू, जर्नल एंट्री बताओ। अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एसेट, हाँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, वेरी गुड। अब कुछ ऐसे भी चीजें हो सकती है कि कुछ एसेट आपने रिकॉर्ड ही नहीं करे हैं, आपको पता ही नहीं थे, लेकिन आप जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं उस टाइम पे आप एक काम कर रहे हो, एसेट को रीवैल्यू कर रहे हो। रीवैल्यू करते टाइम आप सारे बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट आपने चेक करे और आपको पता लगा अरे ये वाली एसेट तो रिकॉर्ड करना ही भूल गए, या ये वाली लाइबिलिटी तो रिकॉर्ड करना ही भूल गए, अब क्या करोगे? कोई बात नहीं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। जो अनरिकॉर्डेड रह गई हैं एंट्रीज, उनको रिकॉर्ड कर लेना है, चाहे वो एसेट की हो चाहे वो लाइबिलिटी को हो, ठीक है। तो फिफ्थ, फिफ्थ में मैं लिखती हूँ रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट। जो एसेट हम रिकॉर्ड करना भूल गए उसकी क्या जर्नल एंट्री डालोगे? रिकॉर्ड कर दो ना, क्या डालोगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू, उसको नाम दे दो अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। सारा काम हम रीवैल्यूएशन से अकाउंट करेंगे, ठीक है। और सिक्स्थ, रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। पारी का क्या होगा? सीजन है, लाइबिलिटी थी रिकॉर्ड करना पहले भूल गए, अब रिकॉर्ड कर लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, हाँ वेरी गुड। बस यही केस हुआ। अब ये हमने केस कर लिए सारे रिवैल्यूएशन के थ्रू, जितने भी हमने असेसमेंट किए थे, रिवैल्यूएशन किए थे, सब हमने रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। अब इसको हम लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो लेजर अकाउंट बना लोगे ना, इन्हीं 6 एंट्री का लेजर अकाउंट बना लो अपनी कॉपी में, ये जो सामने दिख रही है ना, लेजर बना लो, लेजर में ट्रांसफर कर दो, रीवैल्यूएशन अकाउंट के लेजर बना लो, सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट का लेजर बनाना है और ट्रांसफर करना है। सारी एंट्रीज की, ठीक है। यहाँ पे जब एसेट लिखोगे ना, जैसे मैंने ये फर्स्ट केस लिखा है इंक्रीज इन एसेट वैल्यू, जब एसेट डालोगे वहां पे तो वहां ब्रैकेट में लिख देना इंक्रीज वैल्यू, ये लिख देना, जिससे बाइफरकेट हो जाएगी कौन सी एसेट है। बनाओ लेजर।
ऐसे ही बनाई क्या जैसे मैंने बना दिया? हम्म, वही तो मैं बोल रही थी बेटा। नहीं तो उधर भी टू एसेट लिख दो, बाई लाइबिलिटी लिख दो, हाँ ये भी एसेट लिख दो, कैसे पता चलेगा किधर इंक्रीज है और किधर डिक्रीज है? हो गया? सबका हो गया? अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखो। आपने कुछ नोटिस किया रिवैल्यूएशन अकाउंट करते टाइम? कुछ नोटिस किया? डेबिट साइड क्रेडिट साइड कुछ नोटिस नहीं किया? आप इसको शॉर्टकट में कुछ लिख सकते हो, मतलब कुछ भी ऐसे नहीं किया? कुछ डेबिट क्रेडिट बेनिफिट लॉस एक्सपेंस ऐसा कुछ नहीं किया? अरे इसे ना अभी नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, एसेट बढ़ रही है, एक फर्म की एसेट बढ़ने का मतलब क्या है? फर्म को फायदा है, गेन, ठीक है, उनकी फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगी तो। लायबिलिटी घट रही है, लायबिलिटी घटने का मतलब पैसा कम देना पड़ रहा है क्रेडिटर्स को, मतलब हमारा फायदा, फर्म का फायदा, ठीक है। एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पड़ी थी जो हमको अब पता चल गई, उसकी वजह से भी हमारी वैल्यू बढ़ गई, तो ये भी फायदा। तो आप देख नहीं रहे जितने भी फायदे हैं क्रेडिट साइड आ रहा है ना, मतलब रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड आ रहे हैं जितने भी फायदे हैं। और एसेट डिक्रीज होने से क्या है? एसेट की वैल्यू कम हो गई, मतलब लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया, ठीक है। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, अब हमें ज्यादा पे करना पड़ा है, मतलब एक्सपेंस है हमारे लिए और ज्यादा, हमारे लिए क्या है? नुकसान ही तो है। ऐसे ही कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, हम पहले सोच रहे थे कि हमारे पास इतने ही क्रेडिटर, एक और पता चला, ओहो 50,000 का एक और क्रेडिटर निकला, ओ माय गॉड, ये भी हमारे लिए बाद में नुकसान है, हमें हमारा लॉस है ना, हमारे पैसे जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, जितना भी नुकसान आया किधर आया? आज मैंने हिंदी इतने दिनों बाद लिखी है, फायदा नुकसान। समझ में आया? ये रिकॉग्नाइज करने की कह रही थी, कुछ तो नोटिस करते बनाते समय रिवैल्यूएशन, कि आपको जितने भी फायदे हो रहे हैं वो क्रेडिट साइड आ रहा है रिवैल्यूएशन के, और जितने भी आपके एक्सपेंस या लॉस हो रहे हैं वो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड आ रहे हैं। तो आप कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हो, एसेट इंक्रीज हो रही है मतलब क्रेडिट हो रही है कि फायदा है एसेट इंक्रीज होने से, लायबिलिटी कम हो रही है मतलब हमको ही फायदा है, तो ये क्रेडिट साइड कर दो रिवैल्यूएशन के। आया समझ में? चलो इतनी समझ में आ गई बात। इसके बाद इसी में ही एक टॉपिक है, इसका नाम है एक्सपेंसेस ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है। ये वाला टॉपिक आपकी बुक में जस्ट उसी के आगे ही है, ठीक है। अब इसका मतलब समझ पा रहे हो क्या कह रहा है? समझ पा रहे हो क्या कह रहे हैं? मैंने आपको सबसे पहले जब ये फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कराया था उसी टाइम पे मैंने रिकंस्टिट्यूशन का मतलब भी बताया था आपको क्या होता है, ये याद है या भूल गए? हाँ मतलब
हाँ, कुछ याद हो बताओ। तो हाँ फर्स्ट चैप्टर नहीं बेटा, यही थर्ड चैप्टर की शुरुआत में ही बताया था मैंने, रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, बताई याद है? तुम तो आए ही नहीं थे, तुम गुडविल वाले चैप्टर में भी नहीं थे, उससे पहले वाले में भी नहीं थे, तुम तो आए ही नहीं थे। ठीक है, रिकंस्टिट्यूशन का मतलब है जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं। लगातार बोलते ना, मैं क्या पिटाई लगाती गलत बोलते? मैंने डंडा रखा है यहाँ पे क्या? नहीं रखा ना, नहीं लगाती पिटाई। डंडा रखा हो तो करते फिर। ठीक है, कल से रखूंगी डंडा। जब हाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब चेंज होता है, ठीक है, उसकी वजह से जब हम बैलेंस शीट को दोबारा से फॉर्मेट उसका दोबारा से परफॉर्म बनाते हैं, दोबारा से उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड्रॉ करते हैं, तो उसको कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन। समझ में आ गया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की वजह से जब हम रीड्रॉ कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो उसे कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन। समझ में आ गया? अब करते हैं एक्सपेंस और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अब जब हम फर्म का रिकंस्टिट्यूशन कर रहे हैं तो एक्सपेंस भी बियर करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ खर्चे करने पड़ेंगे ना। कुछ मान लो लोगों को बुलाया, जैसे वैल्यूअर हो गया, एसेट की वैल्यू कौन लगाएगा? जो उसको रीवैल्यू करेगा कौन करेगा? भाई हम तो करेंगे नहीं, जो पार्टनर है वो नहीं करेंगे। एक वैल्यूअर, जो अथॉरिटी जिसको वैल्यूअर बनाती है, उनको बुलाया जाएगा कि आप हमारी एसेट की वैल्यूएशन करो। वो वैल्यूएशन करके जाएगा कि एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, तो उसकी रेम्यूनरेशन कौन देगा? पार्टनर्स देंगे। समझ में आया? तो इसमें भी केस हो सकते हैं अगर रेम्यूनरेशन पार्टनर दे रहे हैं। फर्स्ट केस, इफ रेम्यूनरेशन इज पेड बाय पार्टनर्स, तो बताओ क्या जर्नल एंट्री होगी? रेम्यूनरेशन पे करना क्या होता है? एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस होगा। चलो, मतलब एक्सपेंस तो डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा? काम करेंगे ना, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट करके फिर उसी को डेबिट करके पार्टनर डिवैल्यूएशन को। पहली बात देखो, जो रेम्यूनरेशन का एक्सपेंस है बोर्न कौन कर रहा है? पार्टनर्स। तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी ना? कम होगी तो मतलब डेबिट होगा। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कुछ? क्या होना चाहिए? इसमें ये वाला है ही नहीं, ये इसमें तीन केस अलग से दे रखे हैं, पर इसमें ये है ही नहीं। नहीं समझ में आ रहा ना? इसको काटो और यहां लिखो नो एंट्री विल बी फास्ट। ठीक है, ये इसकी जर्नल एंट्री है, क्योंकि वो पार्टनर बॉन्ड कर रहा है। पार्टनर, ठीक है, पार्टनर अलग होता है, फर्म अलग होती है, एक है ना। ये एजेंट और प्रिंसिपल का केस पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में, कि जो पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे के लिए एजेंट भी होते हैं और एक दूसरे के पार्टनर्स भी होते हैं, है ना।
तो इसलिए अगर पार्टनर ही बॉर्न कर रहे हैं, सिर्फ पार्टनर ही बॉर्न कर रहे हैं, कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। सेकंड केस जो इस बुक में दिया हुआ है, व्हेन रेम्यूनरेशन इज पेड टू पार्टनर, पार्टनर्स को पे किया जा रहा है। हो सकता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे पार्टनर्स ने ही खर्चे किए हो, ठीक है, तो फिर क्या जर्नल एंट्री आएगी? पार्टनर्स ने खर्चे किए हैं, है ना, तो क्या आएगी? पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, मतलब पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ गई। वेरी गुड। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और डेबिट क्या होगा? रेम्यूनरेशन एक्सपेंस, है ना। तो जो रेम्यूनरेशन है वो हम रीवैल्यूएशन के थ्रू चार्ज करेंगे, समझ में आ गया? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों में फर्क है क्वेश्चन में। ये दोनों जो टॉपिक है, पेड बाय पार्टनर और पेड टू पार्टनर, समझ में आ गया? चलो थर्ड केस, थर्ड केस एक है एक्सपेंस, मतलब कुछ भी हो सकता है, रेम्यूनरेशन या एक्सपेंस borne by partner but paid by firm। कुछ समझ में आया? ये जो एक्सपेंस है वो बॉर्न कर रहा है पार्टनर, बट उसको पे कौन कर रहा है? फर्म। क्या जर्नल एंट्री आएगी? हाँ बिल्कुल नहीं, पार्टनर ने बॉर्न किया, मतलब पार्टनर्स की कैपिटल कम हो गई, जर्नल एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। लेकिन पे किसने किया? फर्म ने। तो फर्म कैश में पे कर रही है या बैंक से पे कर रही है, वो जर्नल एंट्री डालेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जितने भी रुपए हैं टू कैश एंड बैंक। तो एक्चुअल में बॉर्न किया पार्टनर ने, लेकिन बाद में पे एक्चुअल में पेड किया है फर्म ने, लेकिन पहले बॉर्न किया है पार्टनर्स ने, ठीक है। फोर्थ कलर, कोई नहीं, चलो। when expense are incurred and paid by firm, incurred भी फर्म कर रही है, मतलब बॉर्न भी फर्म कर रही है और पे भी फर्म कर रही है, जर्नल एंट्री क्या हो सकती है? कैश एंड बैंक तो आएगी, है ना। रीवैल्यूएशन, वेरी गुड। टू कैश एंड बैंक, ये चारों एंट्री समझ में आई? इतना तो समझ में आया, पक्का? चलो फर्स्ट एंट्री में क्या कहते हैं, अगर रेम्यूनरेशन पार्टनर पे कर रहा है तो, ठीक है, जो भी रिकंस्टिट्यूशन का टाइम था उसमें पे किसने किया? पार्टनर ने। हम ये कहेंगे पार्टनर की कैपिटल घट गई, ठीक है, पार्टनर की कैपिटल घट गई, लेकिन हम बुक्स ऑफ अकाउंट किन के बना रहे हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट किसके बना रहे हैं? फर्म के। समझ में आया? पार्टनर ने क्या खर्चा किया, फर्म को क्या मतलब है? समझ में आ गया? फर्म ने तो पे नहीं किया ना, तो फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट में ये खर्चा लिखा क्यों जाएगा? अब आ गया समझ में?
इसलिए अगर सिर्फ पार्टनर ही पे कर रहा है, बॉर्न कर रहा है, पे कर रहा है, कोई एंट्री पास नहीं होगी। अगर पार्टनर को पे किया जा रहा है, एक्सपेंस किया, फिर फर्म ने पे किया, पार्टनर्स को सिर्फ पे करा जा रहा है रेम्यूनरेशन कुछ खर्चे वर्चे करने की वजह से, तो पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे। अब बॉर्न पार्टनर कर रहा है, बॉर्न पार्टनर ने किया, एक्सपेंस पार्टनर ने किया, लेकिन उसकी जो पेमेंट है वो फर्म कर रही है, तो फिर आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। फिर एक्सपेंस आर इनकर्ड, मतलब एक्सपेंस बॉर्न भी फर्म ने किया है और पेड भी फर्म ने किया है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। समझ में आया? अब इन चारों में से रीवैल्यूएशन में कौन कौन सी चीजें जाएंगी ये बताओ पहले। एक तो ये वाली जर्नल एंट्री रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर हो जाएगी लेजर अकाउंट में, ये वाली तो होगी नहीं, क्या होगी? एक्सपेंस बोर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय फर्म, नहीं होगी? पेड बाय फर्म हम्म हम्म रीवैल्यूएशन में आएगा नहीं आएगा? फिर रिवैल्यूएशन का तो देखो ना, डेबिट और क्रेडिट में कोई नाम ही नहीं है, आएगा क्यों? किसकी? कैसे? हम्म, क्या बात है। फर्स्ट जर्नल एंट्रीज की क्या कह रहे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसकी सेकंड जो जर्नल एंट्री होगी वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, जो भी हो जिससे भी पे कर रहे हो। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि बोर्न किसने किया? पार्टनर्स ने। पहले खर्चा किसने किया? पार्टनर्स ने, लेकिन उसकी पेमेंट पार्टनर्स को कर दी फर्म ने, ठीक है? ये रहा, तो यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देते हैं, वो कहाँ गया? यहाँ पर हम ट्रांसफर कर, लिखा है आप लोगों ने? लिखा ही नहीं होगा। रेम्यूनरेशन इज पेड टू पार्टनर, इस टाइम पर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, ये हुआ है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या हुआ बेटा? मैंने कहा ये चारों एंट्री में से जो भी आपको रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर लगती है करनी है वो ट्रांसफर कर दो। टू पार्टनर्स अकाउंट मैंने फर्स्ट तो कर दिया, ये किस चीज का? रेम्यूनरेशन पेड का है। और फर्स्ट एंट्री कर दी मैंने, ये वाली कर देते हैं, ये किस चीज का है? रेम्यूनरेशन पेड या एक्सपेंस पेड बाय फर्म है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, टू कैश एंड बैंक, एक्सपेंस पेड बाय फर्म। चलो अब क्रेडिट साइड में कुछ आ रहा है? एक चीज आएगी ये वाली, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारी सारी यही आ रही है, तो साइड आई नहीं रही कुछ। टू आयुष्मान बेचारा सो गया, थक गया है वो, पढ़ते पढ़ते इतना सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस गया ना, चकरा गया दिमाग, है ना? चकरा गया। ठीक है, ये वाला है।
हो गया, मैंने सब कुछ ट्रांसफर कर दिया। अब बैलेंस करना अब आपको आता है। बैलेंस कैसे करोगे, इधर का टोटल और इधर का टोटल कर दो, ये कर दिया। नेट लॉस किधर आएगा, लॉस इस साइड आएगा, प्रॉफिट किस साइड आएगा, इस साइड आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये तो पता है P&L जैसे बनाते हो वैसे ही हो गया। अब ये जो प्रॉफिट है या ये लॉस है, ये किसको बांटेंगे एट द एंड, पार्टनर्स को बांट देंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, वो एट द एंड पार्टनर्स को बांटना है। आगे समझ में, इसका जो जर्नल एंट्री है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेजर अकाउंट है नेक्स्ट क्लास में इलस्ट्रेशन करेंगे क्लास में। तो आज सिर्फ पढ़ना पड़ा इसके बारे में, भूल मत जाना परसों तक। मुझे दोबारा पहले ही आधे घंटे समझाना पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल इसके